आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, जिस पुस्तक का लोकार्पण इस कार्यक्रम में हुआ है उस पुस्तक के लेखक एवं प्रकाशक रहे, उपस्थित सभी मान्यवर बंधु एवं माता भगिनी, मैं इस कार्यक्रम के लिए अधिकृत वक्ता हूं, अधिकारी वक्ता नहीं हूं। पुस्तक का विषय है शासन कैसे करना, और उसका जिनको अनुभव है लोग बोल रहे हैं, बोल चुके हैं, लेकिन अधिकृत किया जाता है, इतना भर अधिकार मेरा है। और इसलिए पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में अनिल जी ने और सुरेश जी ने दोनों ने आपकी उत्सुकता पर्याप्त जागृत हो इतना बोला है। पूरा तो बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा विषय है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। परंतु मेरे मन में एक बात आई, जब इस कार्यक्रम का प्रस्ताव लेकर अनिल जी आए तो मेरे मन में एक बात आई। उस समय की स्थिति में 400 साल पहले जब काशी के गागा भट्ट को ऐसा लगा कि कोई स्वकीय स्वदेशी राजा चाहिए, और अपने देश में जो आज राजा महाराजा पराक्रमी वीर विद्यमान है उसमें कौन ऐसा है जो बन सकता है, ऐसी जब खोज उन्होंने की तो उनको शिवाजी महाराज ही मिले। पराक्रमी वीर अनेक थे, परंपरा से राजा भी अनेक थे, लड़ने वाले भी थे, विजय पाने वाले भी थे, लेकिन इन सब बातों का अध्ययन करके शिवाजी महाराज के बारे में जब उन्होंने सुना तब वो पैदल यात्रा करके उनके राज्य के सरहद पर अंदर प्रवेश करके नासिक में कुछ दिन रहे और उनके राज्य का एक त्रयस्थ व्यक्ति के नाते निरीक्षण किया, तब उनको लगा कि हाँ, जैसा सुना था वैसा है। फिर शिवाजी महाराज के को मिलने के लिए गए, उनके सानिध्य में कुछ दिन रहे, और ऐसा नेतृत्व का और उसके परिणाम का पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने शिवाजी महाराज को परामर्श दिया कि आपको सिंहासनाधिष्ठित राजा बनना चाहिए। मैं संघ का काम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में व्यक्ति के आदर्श की व्यवस्था नहीं है, तत्व ही आदर्श है। फिर भी डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसा कहा, निर्गुण निराकार की उपासना सब लोग नहीं कर सकते, सगुण मूर्ति की आवश्यकता सामान्य लोगों को होती ही है। ये जानकर उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि व्यक्ति कोई अपना आदर्श नहीं है, किसी व्यक्ति के कदम पर कदम रखकर जाने की भाषा होती है, लेकिन व्यक्ति कभी चला जाता ही है, निसर्ग का नियम है। तो डॉक्टर साहब कहते थे कि कदम पर कदम रखेंगे, लोकमान्य तिलक के कदम पर कदम रखकर चलो चलो चलो, और उनके कदम चौपाटी पर बंबई में अंतर्धान हो गए, वहां उनका दाह संस्कार हो गया। उसके बाद कहां जाओगे? आगे जाने के लिए कदम नहीं है, तिलक जी के कदम पीछे है, तो कदम भर कदम पीछे आओगे क्या? इसलिए व्यक्ति के पीछे नहीं लगना, लेकिन अगर तुमको अपने विकास के लिए कोई उदाहरण आदर्श चाहिए ही व्यक्ति के रूप में, तो दो ही है तुम्हारे लिए, एक हनुमान जी है, दूसरे शिवाजी महाराज। अब डॉक्टर साहब का जमाना भी लगभग 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं। उसके बाद इस पुस्तक के निमित्त फिर से भाषा यही हो रही है कि हमको अगर उदाहरण चाहिए इसका तो शिवाजी महाराज है। ऐसा क्यों? 400 साल हो गए,
समय बदल रहा है, समय के साथ बहुत सी बातें बदलती है और बदलनी ही पड़ती है। समय के साथ बदलते नहीं है तो टिकोगे नहीं। 400 साल पहले के शिवाजी अभी भी प्रासंगिक लगते हैं, फिर भी बदले हुए समय में भी, बदले हुए आह्वानों के सामने भी। इसका कारण क्या है? चार सौ साल पहले की बात है, यद्यपि पुस्तक में सारी प्रमाणित बातें ही ली गई है, तो भी शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा बन गई है। वो बड़ी विचित्र होती है। प्रतिमाएं बनती है तो एक ही स्वरूप होता है सब प्रतिमाओं। शिवाजी महाराज ने वो टोपा, दाढ़ी, तलवार। अब जन्मे तब शिवाजी महाराज टोपा पहन के नहीं आए थे। भोजन के बाद घर के, और वो झूला होता है परंपरा से महाराष्ट्र में, घरों में झूले पर बैठकर खाते थे कि नहीं पता नहीं, अगर पान खाते होंगे तो उस समय आम था पान खाना, खाते होंगे तो तलवार बाजू में रखकर तो नहीं खाते होंगे। लेकिन शिवाजी महाराज का चित्र बनाओ, शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओ कहने के बाद ये सारी बातें उसके साथ आती है। और इसके बिना अगर शिवाजी महाराज को हमने सामने रखा तो कोई उसको शिवाजी महाराज नहीं मानता है। ये भी स्थितियां होती है। फिर भी जो जो अध्ययन करता है वह प्रत्येक व्यक्ति ये बोलता है कि ये उदाहरण है। ऐसा क्यों? शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा था, शिवाजी महाराज का नेतृत्व ऐसा था, उनका कर्तृत्व ऐसा था। लेकिन ऐसा क्यों था? 400 साल में वो एक उदाहरण हमको बराबर स्मरण में आता है, उसका अनुकरण हम करें ये व्यावहारिक लगता है। व्यावहारिक है कि नहीं आपको पुस्तक से पता चले, लेकिन लगता है। मुझे लगता है इसका विचार करने की आज बहुत जरूरत है। 400 साल पहले की परिस्थिति भी वैसी ही थी जैसी आज है। एक ही अंतर है कि उस समय समाज के लोग, उनके स्तरों की निकटता बहुत अधिक थी। अमीर और गरीब में ज्यादा अंतर नहीं होता था। रहने की जगह इतनी दूर दूर नहीं थी। झुग्गी झोपड़ियां और बंगला, ऐसी दो प्रकार की बस्तियां नहीं रहती थी। सब एक दूसरे के पड़ोसी थे। इसलिए कहा क्या हो रहा है ये सबको मालूम रहता था। आज ऐसा नहीं है। गरीबी पर लेख लिखने के लिए कहा बच्चों को विद्यालय में। एक लड़की थी, अमीर थी, और उसको गरीबी पता ही नहीं। तो इसने लगा कि हम लोग भी गरीब है, क्योंकि हमारा ड्राइवर भी गरीब है, हमारा माली भी गरीब है, हमारा चपरासी भी गरीब है, हमारे घर में काम करने वाली जो महिला है वो भी गरीब है, हम सभी गरीब हैं। तो गरीबी क्या होती है इसका घर में बच्चों को, अच्छे घर में जो बच्चे हैं उनको अगर वो चाहे तो पता ही ना चले, इतना दूर दूर हम रहते हैं। लेकिन परिस्थिति वैसी ही है। उस परिस्थिति का वर्णन रामदास स्वामी ने बहुत अच्छा किया है, इधर तुलसीदास जी ने किया है। रामदास स्वामी कहते हैं मानसा खावया अन्न नहीं, खाने को अन्न नहीं, आंथरुण पांगरुण ते ही नहीं, ओढ़ने बिछाने को भी नहीं, घर करने के लिए सामग्री नहीं है, घर बनाने के लिए क्या करेंगे लोग, कहां जाए क्या करें, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। क्या करेंगे लोग, कहां जाएंगे? अखंड चिंता के प्रवाह में लोग डूब गए हैं। ऐसा अपने देश में आज भी कम से कम 60% समाज इस चिंता में है। अशांति है, हिंसा है, विषमता है, भ्रष्टाचार है, सब है। उस समय भी था। और कहां जाई क्या करी इसका उत्तर नहीं था। कहां जाना, किसको देखना, किसके पास जाना। आज भी समाज के मन में दुविधा है, किसके पास जाए, किसको कहे, कौन उपाय करेगा। कोई आशा स्थान दिखाई नहीं देता। इसका मतलब आशा स्थान है नहीं ऐसा नहीं, होते हैं,
ऐसी स्थिति में ही शिवाजी महाराज इसी समाज में से निकले, होते हैं, दिखाई नहीं देते। वह परिस्थिति और आज की परिस्थिति एक ही अंतर है बस, हम परतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम अपना कारोबार खुद चलाते हैं, उसको बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकते हैं, सुधारना चाहे सुधार सकते हैं। शिवाजी महाराज के पास ये जो अनुकूलता थी वो नहीं थी। देश पराधीन था, मन पराधीन थे, मन आज भी पराधीन है, उस समय मन पराधीन थे। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ, उस घटना पर एक नाटक लिखा गया मराठी में, शिव संभव। उसमें प्रसंग है कि जिजामाता गर्भवती है और गर्भवती महिला को इच्छा होती है, ये खाए वो खाए, ऐसी इच्छाएं होती रहती है, वो पूरी करनी पड़ती है। ऐसा गर्भकाल में समय रहता है, कुछ दिनों का कुछ महीनों का, उसको मराठी में डोहा देते हैं। तो सखिया जीजाबाई की उसको पूछती है कि तुमको क्या इच्छा है, तो बताती है मेरी इच्छा तो ऐसी है कि मुझे 18 हाथ चाहिए और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र चाहिए और शेर की सवारी करके बाहर निकल के जितने राक्षस हैं उन सबको मार दूंगी, ऐसी मुझे इच्छा हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है सिंहासन पर बैठेंगे, छत्र छामर ढलवाएंगे सर पर और अपने जयघोष सुनेंगे। कभी कभी लगता है घोड़े पर बैठ के और पूरे देश को पादाक्रांत करना। अभी कितनी कितनी उज्जवल इच्छाएं हैं। कहते हैं कि उन इच्छाओं पर से आने वाले बालक का स्वभाव पता चलता है, तो गौरव की बात है। लेकिन उस समय के समाज की मानसिकता, वो सारी सखियां कहती कि ये क्या भिखारी बनना है क्या तुमको? राजा हमारा नहीं होता है, राजा विदेश से आता है, हम लोग उसकी चाकरी करते हैं, यही तो नियम है। और जो ऐसा नहीं करता, तुम्हारे जैसी इच्छाएं करके बगावत करता है, उसका क्या होता है तुमको मालूम नहीं। फिर वो एक के बाद एक उदाहरण देते हैं, किसने किसने अपना राज्य स्थापन का उद्योग किया, उसका क्या हुआ। जो वास्तव में सम्राट बनने की इच्छाएं हैं, उनको वो कहती है कि ये भिखारी बनने की इच्छा है तुम्हारी। ऐसी मानसिक गुलामी समाज में थी। ऐसा जब होता है तब उस देश को फिर से खड़ा करना और ठीक से चलाना, और केवल अपने काल में नहीं, आगे वो चलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था देकर चलाना, समाज के प्रवाह को फिर से उचित दिशा में चलाना, ये करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसमें नेतृत्व वैसा चाहिए। केवल नेता से नहीं होता है, वैसे कार्यकर्ता भी चाहिए। तो काम तो कार्यकर्ता प्रत्यक्ष करेंगे मैदान पर, और नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे तो भी तंत्र जो करना है उसके लिए उपयुक्त चाहिए। स्क्वेयर पेग्स इन राउंड होल्स, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा नहीं चलता है। देश को जिधर ले जाना है उसके लिए कौन सा अनुकूल तंत्र है, वो तंत्र चाहिए। नकल से काम नहीं चलता, नकल कभी भी नहीं चल सकती, कहीं भी नहीं चल सकती, किसी की भी नहीं चल सकती। जिसके लिए काम है उसको अपना गंतव्य, अपनी पृष्ठभूमि, परंपरा, आशा, अपेक्षा, इसके आधार पर, आकांक्षा, इसके आधार पर तय करना पड़ता है और वैसा तंत्र बनाना पड़ता है। तो तंत्र वैसा चाहिए। और ये सारा हुआ तो भी जब तक समाज में इसके बारे में अनुकूलता, आस्था नहीं है, तब तक कोई तंत्र यशस्वी नहीं हो सकता। अच्छा काम हो इसलिए कुछ नई व्यवस्था हम लाते हैं, लेकिन उसका क्या होता है हम जानते हैं। समाज अगर उसको स्वीकार नहीं करता है तो चलते नहीं। समाज की भी एक मानसिकता बननी पड़ेगी। ये चारों काम करने पड़ते हैं। आज ऐसा समय है, ये चारों काम करने पड़ेंगे, तब देश का भाग्य बदलेगा। और ये चारों काम करने का बहुत गुरुतर दायित्व
अपने सर पर लेकर जिन्होंने उस समय में यशस्वी करके दिखाया वो शिवाजी महाराज। उनकी दृष्टि भविष्यदर्शी थी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। उस जमाने में उन्होंने जमींदारी खत्म कर दी। मार्क्स एंजेल्स तो उनका जन्म भी होना बहुत सैकड़ों साल थे उसके, लेकिन जमींदारी प्रथा उन्होंने खत्म कर दी। बाद में किसी मजबूरीवश वो फिर से लाई गई, उनके बाद उनकी 3 पीढ़ी बाद, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे ऐसे क्रांतिकारक कदम उन्होंने उठाए, और केवल उठाए नहीं, वो लागू किए, उनकी परंपरा बनाई, समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। विरोध का एक स्वर नहीं, विरोध का एक स्वर नहीं। जमींदारी खत्म की, कोई जमींदार बागी नहीं बना, असंतुष्ट भी नहीं। ऐसा समाज का मन बनाकर चले। अब ये सब वो कर सके, वो ऐसा उनका भविष्यदर्शी एक एक कदम था, इसलिए आज भी वो उदाहरण होते हैं। आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए सारी वैज्ञानिक सुख सुविधा की परिस्थिति में भी बहुत सी उनकी बातें ऐसी है जो हम अक्षरशः ले सकते हैं। आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा, और अध्ययन करेंगे तो और भी पता चलेगा। सबकी सब नहीं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है। लेकिन ये सारा वो कर सके, इतनी दूर की सोच सके, ऐसा एक उत्साह समाज में उत्पन्न कर सके और इस सारे तंत्र को यशस्वी कर सके, कैसे हुआ? शिवाजी महाराज का ये प्रयोग यशस्वी होने के बाद उस प्रयोग का अनुकरण सारे भारतवर्ष में हुआ। लासित बरफुकन के का उल्लेख है अनिल जी के पास। कुछ बिहार के राजा ने भी अपने पत्र में कहा है कि जैसा शिवाजी ने कहा साहब वैसा करेंगे, और ये जो पीड़ा दे रहे अपने लोगों को, उनको बंगाल के उपसागर में फेंक देंगे। आगरा तक शिवाजी महाराज यशस्वी होते हैं कि नहीं, ये समाज ने देखा। औरंगजेब के नाक के नीचे से निकलकर जाने में वो जब सफल हो गए, तब सारे देश ने ये माना कि हाँ ये रास्ता है, क्योंकि सारा देश शस्त्र था। ये सार्वत्रिक अवस्था थी समाज की। राज्य अपना नहीं था, परकियों का राज्य था, विदेशियों का राज्य था। तो कहां उपाय मिलेगा? बहुत प्रयास हुए। राणा प्रताप के जमाने से, उसके भी पहले से लड़ाइयां चलती आई। कुछ दिन ठीक होता था, लेकिन बाद में सब बिगड़ जाता था। और इसलिए देश के लोग, दुनिया के लोग सांस को रोक कर शिवाजी के प्रयोग का क्या होता है वो देख रहे थे। और जैसे ही आगरा से शिवाजी महाराज निकल गए और फिर से अपने स्वराज्य में पहुंच गए, और उनकी इस लंबी अनुपस्थिति में उनके राज्य की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आया, कुछ भी हानि नहीं हुई। उन्होंने मिर्जा राजा से संधि करके जो दिया था उतना गया था, बाकी सारा उनकी अपनी व्यवस्था के अंदर एकदम सुरक्षित था, चौकस बंदोबस्त था, राज्य चल रहा था, केवल राजा नहीं था, वो बंदीवास था। ये जब दुनिया ने देखा तो उसके तुरंत पश्चात हम देखते हैं कि सारे भारत में इस प्रकार के प्रयास शुरू होकर वो सब के सब यशस्वी होते हैं और सर्वत्र स्वकीयों का राज्य स्थापन होता है। शिवाजी महाराज के समय का शब्द है हिंदवी स्वराज्य। मैं स्वकीयों का राज्य इसलिए कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज ने गोलकोंडा का राज्य कुतुब शाह का था, उसको कहा कि तुम रहो, क्योंकि यद्यपि तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम यहां के इस्लाम के मानने वाले हो, तुम स्वदेशी हो। स्वकीयों का राज्य, स्वकीयों का राज्य स्व की भावना से चलेगा, इसलिए वो हिंदवी स्वराज्य। सारे देश में ऐसा हुआ। ऐसा
प्रेरक जीवन जीने के लिए वो समर्थ कैसे हुए, इसकी जरा चिंता करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं मूल बातें वो है, बाकी तो हमको आज के जमाने को देखते हुए, उनके उदाहरण को देखते हुए खड़ा करना है। लेकिन हम खड़ा करें, इसलिए वो खड़ा करें हम, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शिवाजी महाराज के जीवन में सबसे पहली बात है उनकी ये प्रामाणिकता है। उनके बाद उस राज्य में जब तक ये प्रामाणिकता चली तब तक सब ठीक चला। जैसे जैसे उसका क्षरण आया वैसे वैसे इतिहास बिगड़ने लगा। जब तक वो प्रेरणा थी, उनका जीवन आदर्श था, उनकी वो प्रामाणिकता सब लोग समझते थे, तब तक ठीक चला। शिवाजी महाराज को राजा बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, नहीं थी। ये सिद्ध करने वाले उनके जीवन के अनेक उदाहरण। उनको राजा बनने के लिए प्रेरित करना पड़ा, वो तैयार नहीं थे। गागा भट्ट काशी से गए, उन्होंने कहा, उन्होंने माना नहीं। रामदास स्वामी से कहलवाया, वो फिर थोड़ा पशुपेश में पड़ गए, क्या करना, रामदास स्वामी को ना करना। जीजा माता को अंत में कहना पड़ा, तब तो उन्होंने माना। पर ये राज्य करने के लिए मैं राजा हूं, सत्ता भोगने के लिए मैं राजा हूं, ऐसा नहीं। इसलिए उनको श्रीमान योगी भी कहा है रामदास स्वामी।